कहानी का शीर्षक है हमें अलग घर बनाना होगा। कविता ने अपनी बहू नियति के आते ही स्वयं को घर के कामकाज से एकदम दूर कर लिया। नियति के जीवन की पतंग की डोरी उन्होंने अपने हाथ में रखी थी। यूँ समझ लो कि नियति के जीवन का पूरा नियंत्रण कविता ने अपने हाथों में ले रखा था। पूरे परिवार पर उन्हीं का शासन चलता था। नियति का पति अरुण भी अपनी माँ के समक्ष एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। कई बार नियति शिकायत कर कहती, अरुण, माँ तो मुझे मेरे मन मुताबिक जीने ही नहीं देती। मैं क्या पहन रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, मेरी हर गतिविधि पर उनकी नज़र होती है। मैं उनसे पूछे बिना कुछ कर ही नहीं सकती। नियति माँ ने शुरू से पूरे परिवार को उनके नियंत्रण में रखा है। तुम्हें भी उनके अनुशासन में ही रहना होगा। नहीं अरुण, मेरे भी कुछ सपने हैं। मुझे भी नौकरी करनी है, अपनी इच्छा अनुसार कपड़े पहनने हैं। ये क्या है, पूरे दिन साड़ी पहनो, नूतन तो सब पहनती है ना। अरुण, वह बेटी है और मैं बहू, आखिर फर्क माँ करती ही है। नियति नूतन छोटी है, पढ़ रही है अभी। तुम समझती क्यों नहीं? कितनी छोटी है अरुण? 2 साल, सिर्फ 2 साल। मुझे तो लगने लगा है तुम्हारे घर में मेरे सारे सपनों को तोड़ दिया जाएगा। तुम माँ को समझाओ अरुण, वरना हमें अपना अलग घर बनाना होगा जहाँ मैं भी खुश रह सकूँ। मुझे अलग रहने का शौक़ नहीं है। मैं जानती हूँ कि संयुक्त परिवार में रहने से कितनी खुशी मिलती है। ठीक है नियति, मैं माँ से बात करूँगा, कहकर अरुण ने बात को समाप्त कर दिया। अरुण की बहन नूतन अपनी भाभी के साथ हो रहे व्यवहार से बहुत दुखी थी। वह सोच रही थी, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी माँ सास बनने से खुद को रोक ना पाई। हिम्मत जुटाकर आखिर एक दिन उसने कविता से कहा, माँ, आप भाभी के साथ कितना गलत व्यवहार कर रही हो। व्यवहार नहीं माँ, दुर्व्यवहार कर रही हो। गुस्से में तिल मिलाते हुए कविता ने कहा, नूतन, मैं क्या गलत कर रही हूँ? परिवार के कायदे कानून और अनुशासन में रहने के लिए ही तो कर रही हूँ। मैंने भी तो जीवन भर कायदे कानून माने हैं। मैंने भी पूरी ज़िंदगी अपनी सास का कहा माना है। तो क्या माँ, आपके साथ जैसा हुआ आप वैसा ही भाभी के साथ करोगी? ये कैसा अन्याय है माँ? आपके ऐसे रवैये से परेशान होकर देखना, एक दिन वह भैया को लेकर अलग इतनी दूर चली जाएंगी कि आप उन तक पहुँच भी नहीं पाओगी। रहना फिर आप दोनों अकेले। अभी भी वक्त है। भाभी को भी अपनी दूसरी नूतन ही समझो ना माँ। आप खुद ही अपने परिवार को तोड़ रही हो। काश आप भाभी की भी माँ बन पाती। अरुण भी कब तक अपनी पत्नी का अपमान सहन करेगा? नूतन के लाख समझाने पर भी कविता नहीं बदली। अरुण भी अपनी पत्नी को घुटते हुए उसके सपनों को टूटता हुआ देख रहा था। फिर भी माँ से कुछ भी कहने की हिम्मत वह नहीं जुटा पाया। इसी बीच नूतन का विवाह भी तय हो गया। नूतन के ससुराल में उसे हर बात की आज़ादी थी। वह अपना जीवन अपने मन मुताबिक जी सकती थी। उसकी सास का स्वभाव उसकी माँ से एकदम ही अलग था। कुछ ही दिनों में नूतन अपनी सास विनीता से इतनी जुड़ गई कि अपने मन की हर बात वह उनके साथ बांटने लगी। एक दिन नूतन ने विनीता से कहा, मम्मी जी, मेरी भाभी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी माँ उन पर ज़रूरत से ज़्यादा अनुशासन रखती है। उनके जीवन में इतना हस्तक्षेप होने के कारण भाभी घुट घुट कर जीती है। मैंने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह बिल्कुल नहीं बदली। नूतन, तो क्या तुम्हारा भाई अरुण उन्हें कुछ नहीं कहता? नहीं मम्मी जी, वह तो माँ से बहुत डरते हैं। बातचीत करने में तो तुम्हारी माँ काफ़ी समझदार लगती है। हाँ, वह तो है, लेकिन भाभी के मामले में उनकी समझदारी कहीं चली जाती है। मम्मी जी, भाभी के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, उन्हें खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन कैसे? तुम सही कह रही हो नूतन, किसी को बेटी को लाकर उसे दुखी रखना तो बहुत गलत है। नूतन को दुखी देखकर विनीता ने कहा, नूतन चलो, इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूँगी। उन दोनों ने मिलकर कुछ योजना बनाई और फिर वह दोनों नूतन के मायके कुछ दिन रहने के लिए आ गए। यूँ तो नूतन कभी भी साड़ी नहीं पहनती थी,
किंतु उस दिन साड़ी पहनकर सर ढककर अपनी माँ के समक्ष आई। नूतन को इस तरह देखकर कविता हैरान रह गई। वह एकटक अपनी बेटी को देख रही थी। चाह कर भी वह ना कुछ पूछ सकी ना ही कह सकी। कुछ समय बाद नूतन ने विनीता से पूछा, मम्मी जी, आज मैं भाभी के साथ बाजार चली जाऊं? विनीता ने स्पष्ट शब्दों में उसे कहा, नूतन, कोई ज़रूरत नहीं, पिछले माह ही तो गई थी, बार बार क्यों जाना है? अपनी बेटी को इस तरह बंधनों में जकड़ा हुआ देखकर कविता मन ही मन कुढ़ रही थी। उसका दिल रो रहा था, लेकिन वह अब भी चुपचाप ही रही। रात को नूतन साड़ी पहने हुए ही सोने चली गई। तब कविता उसके पास गई और कहा, नूतन बेटा, साड़ी पहनकर कैसे सो पाओगी? जीवन में कभी पहनी तक नहीं थी तुमने। नूतन ने कहा, अरे माँ, वहाँ भी मेरी सास की ही चलती है। उनका बेटा तो उनके सामने मुंह तक नहीं खोलता। यदि वहाँ रहना है तो सास के अनुसार ही चलना होगा, उनके हाथों की कठपुतली बनकर ही रहना होगा। नूतन की आप बीती सुनकर कविता सोच रही थी कि जो कांटे उसने लगाए हैं आज उन पर उसकी बेटी चल रही है। यह उसके कर्मों का फल है जो उसकी बेटी भोग रही है। भगवान उसकी गलती की सज़ा उसकी बेटी को दे रहा है। नूतन ने अपनी माँ के ख्यालों को तोड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं माँ, जैसे भाभी की आदत पड़ गई वैसे ही मेरी भी पड़ जाएगी। मेरा पति भी भैया जैसा ही है, मम्मी जी की गलत बात पर भी चुप ही रहता है। यदि वह बोलने की हिम्मत दिखाता तो मुझे भी अपने अनुसार जीना नसीब हो पाता। किंतु नूतन के मुंह से निकला हर वाक्य आज कविता पर प्रहार कर रहा था। वह नूतन की बातों का कोई जवाब नहीं दे पाई और ना ही विनीता से कुछ पूछ पाई। देखते ही देखते एक सप्ताह गुजर गया, लेकिन अब तक विनीता ने कविता में नियति को लेकर कोई बदलाव नहीं देखा। कविता केवल अपनी बेटी के लिए ही तड़प रही थी। विनीता से रहा नहीं गया और आखिरकार उसने कविता से कहा, कविता जी, हम सुबह अपने घर लौट जाएंगे। माफ़ कीजिएगा, हम दोनों यह सोचकर आए थे कि अपनी बेटी को इस हाल में देखकर आपका दिल तुरंत ही बदल जाएगा। आपका व्यवहार आपकी बहू के साथ बेटी जैसा हो जाएगा, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद ऐसा कभी नहीं कर पाएंगी। कविता जी, नूतन मेरे घर में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जो चाहे कर सकती है। खुद की ज़िंदगी वो खुद के अनुसार जी सकती है, उस पर किसी का कोई अंकुश नहीं है। हमने तो यह नाटक आपके हृदय परिवर्तन के लिए किया था, लेकिन शायद हमारा नाटक भी आपको बदल न पाया। हम नाकामयाब हो गए। कविता नीचे सर झुकाकर शर्मिंदा होते हुए आंसू बहा रही थी। वह विनीता से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। विनीता ने कहा, कविता जी, नूतन नियति से बहुत प्यार करती है। उसे इस तरह के बंधन में देखकर हमेशा दुखी रहती है। मैं कभी उसे दुखी नहीं देख सकती, इसलिए हमने यह कदम उठाया था। हमने जो कुछ भी सहन किया है ना कविता जी, हमें उस पद्धति को तोड़ना होगा। हमें आज की बेटी को आज के माहौल के अनुसार, उसकी इच्छा अनुसार उसे जीने देना होगा। हमारे साथ जो हुआ हम वही उनके साथ क्यों करें? इतना कहकर विनीता वहाँ से जाने लगी। तब कविता ने कहा, विनीता जी रुकिए, और वह विनीता के गले लगकर फफक फफक कर रोने लगी। विनीता ने उसे चुप कराया। उसी समय कविता ने नियति को आवाज़ देकर बुलाया। नियति तुरंत ही वहां आ गई और पूछा, जी माँ, क्यों बुलाया आपने? कुछ काम है? हाँ बेटा, जो आज तक मैं नहीं कर पाई वही काम है, कहकर विनीता ने नियति को चिपका लिया और कहा, अब तुम्हारे ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं होगा। तुम्हें जो चाहो वह कर सकती हो, पहन सकती हो। नियति, कल हम सब बाज़ार चलेंगे और तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो बेटा, प्लीज़ ऐसा मत कहो माँ। कहते हुए नियति की आंखें डबडबा गई। नियति सोच रही थी कि यदि हर नारी की मानसिकता नूतन और विनीता आंटी जैसी हो जाए तो किसी भी परिवार में फिर सास बहू के रिश्ते के बीच कोई मतभेद और समस्या ही ना रहे। हर रिश्ता
नूतन और विनीता आंटी जैसा प्यार से भरपूर हो। नियति ने नूतन को थैंक यू कहते हुए गले से लगा लिया। वह सोच रही थी कि यदि हर परिवार में नूतन जैसी ननद हो तो कोई भाभी अपने अधिकारों से वंचित नहीं रह सकती। उसके बाद नियति ने अलग घर बनाने के विचार को हमेशा हमेशा के लिए अपने मन से निकाल दिया। कविता ने भी अपने घर में एक अलग ही खुशी और सुख का महसूस किया और मन ही मन नूतन और विनीता को धन्यवाद दिया।